तो नाटक चल रहा था ना, हिंदी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र हम कर चुके थे और हमने कहा था कि प्रसाद पूर्व जो नाटक हैं, प्रसाद पूर्व नाटक, उसमें दो युग आते हैं। एक तो आपका भारतेंदु युग है और दूसरा इसमें द्विवेदी युग है। तो भारतेंदु युग से तो आपके पास हरिश्चंद्र है ही नाटककार के रूप में, वो हमने किया ही है, ठीक है, इनके समस्त नाटक हम कर चुके हैं। द्विवेदी युग से कोई भी व्यक्ति आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आता है आपके पास, मतलब सीधा सीधा अब आपके पास प्रसाद युग आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रसाद युग का है, और प्रसाद युग में ही जो सबसे पहले आते हैं वो खुद जयशंकर प्रसाद आते हैं। तो लिखिए प्रसाद युग नाटक, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक लाइन इसमें लिख सकते हैं प्रसाद युग में। मतलब लगभग 1915 ईस्वी से आप मान सकते हैं। तो 1915 ईस्वी से 1936, 15 से 35 मानिए, 36 मानिए, 1915 से लगभग 1936 ईस्वी के कालखंड को हिंदी नाटक में प्रसाद युग कहा जाता है। कहा जाता है। और इस युग में प्रसाद के नेतृत्व में, इस युग में प्रसाद के नेतृत्व में इस युग में प्रसाद के नेतृत्व में हिंदी नाटक प्रौढ़ता की ओर उन्मुख हुआ। प्रौढ़ता यानी थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू हुआ, प्रौढ़ता की ओर उन्मुख होना शुरू हुआ। ये प्रौढ़ता की ओर उन्मुख हुआ, ऐसा लिख सकते हैं बस। इस युग में प्रसाद के नेतृत्व में हिंदी नाटक प्रौढ़ता की ओर उन्मुख हुआ। अब इसमें हमको करने हैं सीधा सीधा, पहले नाटककार लिखिए आप जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, देखिए जयशंकर प्रसाद के नाटकों में, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्वर, ऐसा लिख सकते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्वर सबसे मुखर है, सबसे मुखर है। तो इन्होंने लगभग 13 से 14 नाटक लिखे हुए हैं। शुरू के कुछ नाटकों के बारे में केवल आपको नाम पता रहे तो अच्छा है, बाद के नाटकों के बारे में थोड़ा पात्र, और एक तो इनके गीत बड़े महत्वपूर्ण है प्रसाद के नाटकों में, तो वो गीत कर लेंगे, किस पात्र ने ये गीत गा रखा है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें ज़्यादातर आती हैं और यही करना भी होता है। तो लिखिए आप जयशंकर प्रसाद के नाटक एक तरफ से। तो पहला जो इनका नाटक था, प्रसाद का पहला नाटक था, उसका नाम है सज्जन। सज्जन 1910 ईस्वी में लिखा हुआ था, सज्जन। इसके बारे में सिर्फ इतना लिखा जा सकता है, महाभारत के कथानक पर आधारित नाटक। महाभारत के कथानक पर आधारित नाटक। दूसरा नाटक आया कल्याणी परिणय। कल्याणी परिणय, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ था नाटक चंद्रगुप्त, उसकी पूर्व पीठिका एक तरह से कहा जा सकता है। तो लिखिए उसमें चंद्रगुप्त चाणक्य और विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस।
चंद्रगुप्त, चाणक्य एवं विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस की कथा। ठीक है, अगला लिखिए एक महत्वपूर्ण जो नाटक है इनका, आप कह सकते हैं कि सबसे, एक मिनट है, अगला वो है आपका करुणालय। करुणालय, करुणालय, इसके बारे में लिखिए। इसे हिंदी का पहला गीति नाट्य भी माना जाता है। इसे हिंदी का पहला गीति नाट्य भी माना जाता है। तो ये हिंदी का पहला गीति नाट्य है। इसके अलावा इसके कथानक के विषय में लिखिए। एक पौराणिक कथा है, पितृभक्त सुनह शेप एवं राजकुमार रोहित। पितृभक्त सुनह शेप एवं राजकुमार रोहित की पौराणिक कथा पर आधारित ये नाटक इस तरह का है। तो ये है आपका करुणालय नाटक, जयशंकर प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकता है इसके बारे में कि ये जो करुणालय नाटक है ये हिंदी का पहला गीति नाट्य होता है। अच्छा, गीति नाट्य क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। गीति नाट्य दरअसल क्या होता है? गीति नाट्य, एक तो आपने नाटक सुना होगा, जैसे नाटक सीधा सीधा होता है कि डायलॉग पर डायलॉग, पहले एक ने बोला दूसरे ने बोला, फिर बीच में कुछ रंग संकेत होते हैं। रंग संकेत का मतलब क्या है? बीच में जो ब्रैकेट में दिया होता है ये डायरेक्टोरल, मतलब इसमें ये इसके बारे में लिखा हुआ होता है। रंग संकेत इसको कहते हैं, जैसे कि बीच में क्या क्या परिस्थितियां बनेगी, मंच पर क्या क्या स्थिति होगी, कैसी कैसी साउंड आएगी, तो जो बैकग्राउंड आवाजें होती हैं, जैसे पीछे लिखा हुआ होगा कि डायलॉग कैसे बोलेगा कि 4 कदम चलकर कुर्सी पर बैठकर और फिर उसके बाद डायलॉग, ऐसा। तो इस तरह से ये इसको रंग संकेत कहते हैं। तो ये सारा बीच में चल रहा होगा, एक तरह का तो कन्वेंशनल नाटक ये होता है। दूसरे प्रकार का क्या होता है कि नाटक है लेकिन वो किस फॉर्म में है, मतलब गीत की फॉर्म में, एक तरह से पोइट्री की फॉर्म में, जो कविता की फॉर्म में जो नाटक होता है उसको गीति नाट्य कहते हैं। तो अगर गीति नाट्य के बारे में आप लिखना चाहें कहीं ब्रैकेट पर नोट करके, तो नोट लिख सकते हैं आप गीति नाट्य के बारे में। लिखिए इसमें कि क्या गीति नाट्य को लिखा जा सकता है, मतलब कविता या गीत, कविता या गीत के रूप में लिखा गया नाटक जिसमें संवाद एवं विवरण दोनों, यानी कविता के रूप में होते हैं, जिसमें संवाद एवं विवरण दोनों कविता के रूप में होते हैं। ये होते हैं आपके क्या, अगला जो नाटक है, अगला प्रायश्चित। प्रायश्चित, प्रायश्चित नाटक, प्रायश्चित के बारे में लिखिए। तो जब जयचंद की मृत्यु हुई, मतलब जयचंद कौन, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के संघर्ष आप लोग जानते होंगे, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। तो जयचंद की मृत्यु पर आधारित है, लेकिन ये इतिहास, ये कहानी जो मिलती है, जो इस नाटक में ली हुई है, वो कहानी मतलब इतिहास में नहीं मिलती है। तो प्रायश्चित के बारे में आप लिखेंगे, जयचंद की मृत्यु का गैर ऐतिहासिक वर्णन
जयचंद की मृत्यु का गैर ऐतिहासिक वर्णन, साथ ही मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष का भी चित्रण। करुणालय प्रायश्चित हो चुका है। इसके अलावा अगला जो आता है वो है राज्यश्री। राज्यश्री राज्यश्री के बारे में लिखिए। हर्षचरित, जो बाणभट्ट का हर्षचरित था, तो हर्षचरित एवं चीनी यात्री वेनसांग, हर्षचरित एवं चीनी यात्री वेनसांग की कथा को आधार बनाकर लिखा गया नाटक। इसमें ये कहानी आती है। तो जैसे इसमें आपको शुरू में देखा ना आपने कि प्रसाद के नाटकों में एक चीज दिखाई देती है, उसका नाम है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? एक तरह का मतलब अतीत के प्रति गौरव का भाव इसमें ज्यादा दिखाई देता है कि हम तो बड़े महान थे बचपन, मतलब शुरू में हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली है, और इस तरह का वर्णन ज्यादा दिखाई देता है। तो अच्छा, इसमें आपको अतीत के प्रति बहुत ऑब्जेक्टिवली मूल्यांकन नहीं मिलेगा, यानी सटीक मूल्यांकन मिलेगा, ऐसी उम्मीद करना बेकार है, ऐसी उम्मीद इनसे नहीं करनी चाहिए इसमें, क्योंकि गौरव गान अत्यधिक होगा। और आप लोग जानते हैं कि वेनसांग जो था, वेनसांग ने भारत की तारीफ बहुत की थी, तो बढ़िया मसाला मिल गया कि एक विदेशी आदमी आकर के तारीफ करे तो वो मसाला मिल जाता है, तो अतीत का गौरव गान यहाँ से होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ दिखेगा प्रसाद के नाटकों में एक खास टेंडेंसी ये है कि भारत की तारीफ वो भारत के पात्रों से नहीं करवाते हैं। विदेशी जो कैरेक्टर होता है तो वो विदेशी कैरेक्टर आकर के भारत की तारीफ खूब करता है, और इतनी तारीफ करता है कि मतलब यहाँ तक ऐसे ऐसे डायलॉग आते हैं कि बस मैं, जैसे एक स्कंदगुप्त में श्रीलंका का कैरेक्टर है, वो आकर के कहता है कि मैं सिंघल द्वीप में क्यों पैदा हुआ हूँ, भारत में क्यों पैदा नहीं हुआ। चंद्रगुप्त में भी जो यमन के यानी जो ग्रीस के लोग आ रखे थे उसके साथ, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। तो एक तरह का इस तरह का मूल्यांकन इसमें नजर आता है। ठीक है, तो राज्यश्री हो गया। इनके आप कालक्रम जरूर ध्यान रखेंगे, भले ही आप साल याद रखें ना रखें, लेकिन कम से कम आपको कालक्रम जरूर याद रखना चाहिए, इसी क्रम से आपने याद भी करना है। ठीक है, तो करुणालय का 1912 रखिए, करुणालय का याद रखिएगा क्योंकि पहला वो था ना, 1912 इसका याद रखिए, बाकी का उतना जरूरी नहीं। 1910 1912 ही शायद ये भी है, 12 करुणालय हो गया, ये है। प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915। ठीक है, अगला लिखिए विशाख। अगला नाटक है विशाख 1921। उतना जरूरी नहीं है साल, इसीलिए मैं लिखाता भी नहीं हूँ, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, जिसका इंपॉर्टेंट होता है उसका लिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे ही उनका भी बहुत कम संभावना है, वैसे ही आपके पास बहुत है सिलेबस में पूछने लायक। ठीक है, यानी कि उसके पास अंक केवल 35-36 अंक है, और सिलेबस बहुत सारा है, तो एक एक आदमी से एक एक भी सवाल पूछा जाएगा, तो उसके पास बहुत कम संभावना है कि वो इस तरह के सवाल पूछेगा। ठीक है, मैंने क्यों अपने क्वेश्चन की संख्या इस तरह के सवाल वेस्ट करने पे नहीं लगाएगा कि ये कब लिखा गया था, इतना छोटा सवाल वो पूछने में नहीं लगाएगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो उसको सारी चीजें कवर करने का मन करेगा परीक्षक का, इस वजह से। इस पर लिखिए कल्हण की प्रसिद्ध कृति, ये जो है आपका, आपने लिखा है विशाख। कल्हण की प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी, कल्हण की प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के शुरुआती भाग को आधार बनाकर
लिखा गया नाटक। कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी के शुरुआती भाग को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है कौन सा? ये वाला। विशाख नाटक। अगला लिखिए अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु थोड़ा काल्पनिक प्रकार का नाटक है, यानी ऐतिहासिक भूमि पर नाटक है, लेकिन यानी कि है ये नाटक काल्पनिक है। तो लिखिए आप, मतलब जब महाजनपद काल था, जब 16 महाजनपद थे ना, तो उसमें लिखिए 4 राज्य, 4 राज्यों मगध, कौशल, मगध, काशी, कौशाम्बी और कौशल। 4 राज्य मगध, कौशल, काशी और कौशाम्बी। मगध, कौशल, काशी और कौशाम्बी को आधार बनाकर लिखा गया नाटक ठीक है। और इसके केंद्र में जो मतलब जो है, जिसके आसपास ये घूमते हैं, बाकी तो सारे साइड के हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं इतिहास में मगध जो राज्य था, मगध जो प्रांत था, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था सामरिक दृष्टि से भी, हर जगह से। तो इसके बारे में आप ये लिखिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लिखिए, मतलब लिखा गया नाटक जिसमें मगध चारों राज्यों के, यानी कि जो जिसमें मगध चारों राज्यों के केंद्र में है, चारों राज्यों के केंद्र में है। सात हो गए। इसके अलावा अगला लिखिए जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये पौराणिक आख्यान पर आधारित नाटक है। इसमें लिखिए क्या लिखा जा सकता है इसमें। राजा परीक्षित के पुत्र, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के सर्पयज्ञ, सर्पयज्ञ, जन्मेजय के सर्पयज्ञ, सर्पयज्ञ के पौराणिक आख्यान पर आधारित नाटक, के पौराणिक आख्यान पर आधारित नाटक, पौराणिक आख्यान पर आधारित नाटक। और ये कर दिया। इसमें आर्य एवं नाग सभ्यता, ये सभ्यता कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं, जो भी कहेंगे, आर्य एवं नाग सभ्यता की परस्पर मित्रता एवं संघर्ष का भी चित्रण किया गया है, कि परस्पर मित्रता एवं संघर्ष का भी चित्रण किया गया है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और लिखिए। इस नाटक में प्रसाद ने पहली बार आर्य एवं अनार्य के युद्ध, आर्यों एवं अनार्यों भी किया जा सकता है, मतलब ये बहुवचन बनाना पड़ेगा, आर्यों एवं अनार्यों
के मध्य युद्ध का वर्णन किया है। युद्ध का वर्णन किया है। इसके अलावा इसमें लिखिए, इस नाटक में प्रसाद जीवन की पूर्णता का आधार, इसमें जीवन की पूर्णता का आधार ना आस्तिकता को मानते हैं, आधार आस्तिकता को मानते हैं। जीवन की पूर्णता का आधार आस्तिकता को मानते हैं। तो यह है जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसके बारे में। ठीक है, अगला अगला नाटक लिखिए, ये महत्वपूर्ण हो सकता है ये वाला नाटक। इसका नाम है कामना नाटक। कामना, कामना। इसके बारे में लिखिए, यह प्रसाद का सर्वथा मौलिक नाटक है। यह प्रसाद का सर्वथा मौलिक नाटक है। सर्वथा मौलिक है मतलब इससे पहले के जो थे किसी ना किसी पर बेस्ड है। जैसे जन्मेजय का नाग यज्ञ ही ले लिया आपने, अब ये महाभारत की एक कहानी है, उसको बेस बना के ले लिया, लेकिन इसमें कहीं की कहानी को नहीं लिया, अपने आप ही लिखी अपनी कहानी। तो यह प्रसाद का सर्वथा मौलिक नाटक है जिसमें भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रसाद का सर्वथा मौलिक नाटक है जिसमें जिसमें भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भावनाएं इसमें क्या आई हैं? पात्र के रूप में आई हैं, पात्र के रूप में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रसाद की जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है कविता में कामायनी है, और कामायनी में भी क्या होता है, इसे भावनाओं के रूप में आया है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सारे आलोचकों ने इसको, कामना जो नाटक है, इसको कह सकते हैं कामायनी की पूर्व पीठिका भी कहा है। तो इसके बारे में ये पॉइंट आपको लिखना है, इसे कामायनी महाकाव्य का पूर्व राग भी कहा जाता है। कामायनी का पूर्व राग, इसे कामायनी का पूर्व राग भी कहा जाता है। पूर्व राग, पूर्व पीठिका, जो भी आप मतलब समझ गए ना कि इससे पहले की बैकग्राउंड जिससे बन रही थी। तो ये जो है ये वाला जो नाटक इसलिए महत्वपूर्ण भी है। अगला लिए, कामना प्रसाद का संस्कृति प्रधान नाटक है। यह एक संस्कृति प्रधान नाटक है, संस्कृति प्रधान नाटक है, जबकि प्रसाद के अन्य नाटक चरित्र प्रधान है। ये प्रसाद का क्या है? संस्कृति प्रधान नाटक है, इसमें संस्कृति ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कामना एक इस वजह से महत्वपूर्ण नाटक है क्योंकि इसको कई लोग बैकग्राउंड मानते हैं कि इसकी कामायनी महाकाव्य की। तो यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कामायनी से लिंक बनता है, बस सीधा सीधा ये समझे आप, है ना। तो अगला नाटक लिखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो नाटक ये हम लिखना शुरू कर रहे हैं, 2-3 नाटक अंत के, इनको हमने डीप में पढ़ना भी होगा। इसका नाम लिखिए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ये गुप्त काल पर आधारित है। तो लिखिए, कुमार गुप्त यानी कि जो स्कंदगुप्त के पिता थे, कुमार गुप्त के विलासी, कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थितियों
पर आधारित नाटक। कुमारगुप्त जो था उसकी मतलब जो शासन था उसके बारे में, उसके जो अंदर अंदर खाने की बातें चीजें चल रही थी, तो उन परिस्थितियों पर आधारित लिखा हुआ है ये नाटक। कौन सा? स्कंदगुप्त नाटक। स्कंदगुप्त हमको थोड़ा डेप्थ में भी पढ़ना ही पड़ेगा इसके बारे में। अभी तक के तो नाटक उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, स्कंदगुप्त नाटक ज्यादा है। तो एक काम कर सकते हैं, हम पहले थोड़ा थोड़ा प्रत्येक के बारे में कर लेते हैं, फिर स्कंदगुप्त वापस आएंगे। यानी नाटकों का नाम पहले लिख लिया जाए, तो उसके बाद फिर स्कंदगुप्त लास्ट में ही आते हैं। पहले एक टेबल बन जाए तो बन जाए। तो लिखिए आप, अगला जो नाटक है स्कंदगुप्त हो गया। स्कंदगुप्त के पास, हाँ, इसके बाद एक घूंट नाम से जो नाटक है वो आता है। एक घूंट, 11वां लिखिए, एक घूंट। एक घूंट ये थोड़ा दार्शनिक प्रकार का नाटक है और इसके बारे में ये लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। इनका जो दर्शन था ना, इनका प्रसाद का दर्शन था, उसको आनंदवादी दर्शन कहते हैं। शैवाद्वैतवाद का प्रभाव था इनके ऊपर, तो इनके नाटकों में खूब ये चीज दिखाई देती है। तो लिख सकते हैं आनंदवादी दर्शन का, आनंदवादी दर्शन, या ब्रैकेट में प्रत्यभिज्ञा दर्शन, जो कि अंत में कामायनी का भी दर्शन है। प्रतिभिज्ञा दर्शन का, यह आनंदवादी दर्शन का व्यावहारिक रूप, आनंदवादी दर्शन या प्रतिभिज्ञा दर्शन का व्यवहारिक रूप इस नाटक में प्रकट हुआ है। एक घूंट नाटक के बारे में इतना ही आप लिख सकते हैं। एक घूंट, ये हो गया एक घूंट नाटक। ये अगला जो इंपॉर्टेंट नाटक है वो है आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त में वही है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके परिस्थितियों पर आधारित। तो लिख सकते हैं चंद्रगुप्त तथा चाणक्य का, चंद्रगुप्त का तथा चाणक्य का अत्याचारी नंद एवं, चंद्रगुप्त एवं चाणक्य का अत्याचारी नंद एवं एवं विदेशी यूनानियों से, एवं विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण, विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण। तो स्कंदगुप्त जो चंद्रगुप्त नाटक है वो इस तरह का है। अंतिम नाटक है आपका प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी ना लिखिए, अंतिम लिखिए ध्रुव स्वामिनी। ये गुप्त वंश की या गुप्तकालीन, ऐसा भी लिख सकते हैं, गुप्तकालीन स्त्री हाँ, स्त्री पुनर्विवाह, गुप्तकालीन स्त्री पुनर्विवाह की ऐतिहासिक घटना, स्त्री पुनर्विवाह की, गुप्तकालीन स्त्री पुनर्विवाह की ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर, को आधार बनाकर लिखा गया नाटक, को आधार बनाकर लिखा गया नाटक। इसमें स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। इसमें स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। तो ये इस तरह का नाटक है।
तो अब पढ़ते हैं हम थोड़ा, ये सारे नाटक कर लिए। आज हम स्कंदगुप्त करेंगे, स्कंदगुप्त नाटक के बारे में करेंगे थोड़ा सा। ये दरअसल है क्या ये नाटक? देखिए स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसके पात्र हैं कुछ, इसके जो मेन कैरेक्टर वो तो है स्कंदगुप्त ही है। इसके अलावा स्कंदगुप्त के आसपास जो दो कैरेक्टर घूमते हैं, जो मतलब इसकी नायिका आप कह सकते हैं, वो देवसेना को कह सकते हैं। और एक नायिका और है जो बीच में आत्महत्या कर लेती है बाद में, उसका नाम है विजया, विजया। ठीक है, तो इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू भी नहीं लगाना चाहिए, इज इक्वल टू नॉट लगाना चाहिए, क्योंकि शादी किसी की नहीं है ये आपस में। ठीक है, तो ये है, इसमें ये तीन कैरेक्टर तो मेन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर हैं। हाँ, स्कंदगुप्त के पिताजी हैं आपके कुमारगुप्त, कुमारगुप्त और देवकी का पुत्र कौन है? स्कंदगुप्त है। ठीक है, कुमारगुप्त और देवकी का पुत्र कौन है? स्कंदगुप्त है। और ये उनका स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स इसमें आते हैं, चक्रपालित वगैरह, तो ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा, देवसेना के भाई का नाम है, देवसेना के भाई का नाम है बंधु वर्मा, जो कि ये उज्जैनी के मतलब राजा हैं। ठीक है, और स्कंदगुप्त की बड़े गुप्त साम्राज्य का बड़ा वो था, तो उन्होंने क्या किया है उनको लगा कि अब यूनानियों का अत्याचार आने वाला है, आक्रमण होने वाला है, तो उन्होंने अपने राज्य को मिला दिया किसमें? स्कंदगुप्त के शासन में, और कहा कि भाई अब आप लोग ही हमारे संरक्षण में चलाइए, हम अपना राज्य जो है, नहीं उज्जैनी नहीं सॉरी, मालवा, जो मालवा का जो प्रदेश है, मालवा मतलब थोड़ा बहुत मालवा का हिस्सा लगता है राजस्थान से, थोड़ा बहुत लगता है मध्य प्रदेश से, यानी कि मध्य प्रदेश का वो इलाका जो राजस्थान से लगता है, ऊपर का इलाका बुंदेलखंड का होता है जो उत्तर प्रदेश से लगता है, और इधर का लगता है आपका ये, तो मालवा का जो है इलाका है वो। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो दूसरा पक्ष है, मतलब कह सकते हैं दूसरा पक्ष यानी शत्रुओं का पक्ष है, एक तरह का शत्रु पक्ष आप ये लिख सकते हैं इसमें। एक तो स्कंदगुप्त की सौतेली मां है अनंत देवी, क्योंकि कुमारगुप्त की हत्या की गई है, और संकेत इस तरह से दिए हैं प्रसाद ने कि ये हत्या इन्होंने ही कराई है, अनंत देवी वगैरह ने मिल करके करा दी है कुमारगुप्त की। और ये बड़ा विलासी किस्म का राजा था, और मतलब केवल नाच गाने और ऐशो आराम में ही जिंदगी बिताता था। लेकिन जो इनका पुत्र है स्कंदगुप्त, बड़ा पराक्रमी और बहुत मतलब साहसी किस्म का व्यक्ति है। हालांकि इसका मन बहुत नहीं लगता है किसमें? राजपाट चलाने में इसका मन नहीं लगता है। और नाटक की शुरुआत ही होती है किससे? स्कंदगुप्त के इस डायलॉग से होती है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, कि वो कहता है कि इसे प्राप्त करने की बलवती स्पृहा उससे लगातार बेगार करवाती है, और मतलब मजबूरी में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो अधिकार सुख यानी कि जो जो पावर गेन करने की जो भूख है ना, वो क्या होती है? वो बड़ी मादक है, मादक परंतु सारहीन है। ठीक है, यानी कि वो इस तरह का व्यक्ति है स्कंदगुप्त, आप मान सकते हैं इसको बहुत पावर की इच्छा नहीं है, शक्ति की इच्छा बहुत ज्यादा इसको नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसे परिवार में पैदा हो गया है कि जहां राजा महाराजाओं के परिवार है, और जिम्मेदारी भी इसी के ऊपर है कि योग्य भी यही है, तो चलाना पड़ेगा, राफे को चलाना पड़ेगा इस भाव, और ये चलाना चाहता नहीं है उस तरह से। ठीक, तो इस तरह का व्यक्ति है स्कंदगुप्त। ठीक, अनंत देवी, अनंत देवी इसकी सौतेली मां है, तो आपने आपको बताया। ठीक है, अनंत देवी है। इसके अलावा एक इनका यानी जो एक मतलब मंत्री था, लेकिन मंत्री भी गद्दार हो चुका है, इसने भी धोखा दिया है, उसका नाम है भटार्क। ठीक है, और जो इसका सौतेला भाई है यानी कि अनंत देवी से जो पुत्र हुआ है, उसका नाम पुरगुप्त है।
और पुरगुप्त भी क्या है, मतलब ये एक दूसरा पक्ष है, क्योंकि अनंत देवी चाहती थी कि पुरगुप्त जो है राजा बने, राजा, लेकिन साम्राज्य मिला है किसको, स्कंदगुप्त को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये आपस में षड्यंत्र है। बंधु वर्मा इधर हो गया है। इसके अलावा कौन कैरेक्टर बचते हैं? इसके अलावा इसमें तो एक दो छोटे मोटे कैरेक्टर और आते हैं। उसका नाम, अच्छा, विजय भी बाद में जाकर के यहाँ शामिल होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक बड़ा अजीब सा कैरेक्टर आता है, उसको प्रपंच बुद्धि कहते हैं, और ये तांत्रिक है। ठीक है, और बड़ा ही अजीब सा कैरेक्टर। तो इसमें जो है ये हत्या करने की कोशिशें खूब करते हैं। तो प्रपंच बुद्धि, ये कुछ कुछ कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर, इनका नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और कैरेक्टर आता है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है मातृगुप्त। और मातृगुप्त और कोई नहीं, कालिदास जो है ना, महाकवि कालिदास, मातृगुप्त नाम से कालिदास आते हैं इसमें। ठीक है, ये एक कवि है मातृगुप्त, और मातृगुप्त कौन है, कालिदास है। ब्रैकेट में कालिदास भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये कश्मीर के राजा हैं। और इसमें वही सारा वर्णन भी मिलता है जो आषाढ़ का एक दिन में पढ़ेंगे आप। आषाढ़ का एक दिन, तो उसमें क्या होता है कि कालिदास भाग जाता है कुछ समय के बाद, कश्मीर में राजा बनाया जाता है उसको, वहां कुछ विद्रोह होता है तो वहां से भाग जाता है। तो यहाँ भी वो मिलता है कि मातृगुप्त ने छोड़ दिया है कश्मीर और भाग गया है। तो एक और दिक्कत स्कंदगुप्त की खोपड़ी में आ पहुंची है। इस तरह से चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये है, ये सारी चीजें हैं इसमें। इसके अलावा कुछ गीतों पर बात करनी चाहिए जो बड़े महत्वपूर्ण गीत हैं। जो कि सैनिक हो गया, वर्णदत्त का कथन, कोई ऐसा गीत मिले जो हम करवा सकें। समझ में भी नहीं आता है ना कि कौन सा ज्यादातर पूछा जाता है इस लेवल पर आकर के। अच्छा, कुछ मतलब ऐसा लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण संवाद, इस नाटक के महत्वपूर्ण संवाद कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण संवाद क्या क्या है, ये लिखे जा सकते हैं। तो लिखिए, पहला जो महत्वपूर्ण संवाद है स्कंदगुप्त का, जो मतलब पहला लिखिए, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, और इसको लिखेंगे आप, ये स्कंदगुप्त का कथन है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए स्कंदगुप्त का। इसके अलावा एक इसमें एक कैरेक्टर आता है, विदेशी कैरेक्टर है श्रीलंका का, और ये भारत की तारीफ खूब करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, भारत, विदेशी पात्र जो है भारत की तारीफ ज्यादा करेगा। जो श्रीलंका का एक पात्र है धातुसेन, उसका एक कथन लिखिए, भारत की प्रशंसा के बारे में है, पूछा भी जा सकता है। देखिए, भारत समग्र विश्व का है, भारत समग्र विश्व का है, कॉमा, भारत समग्र विश्व का है, और संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण वसुंधरा, और संपूर्ण वसुंधरा, भारत समग्र विश्व का है, और संपूर्ण वसुंधरा, संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश, प्रेम पाश, प्रेम पाश, प्रेम पाश में आबद्ध है, और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। ठीक है, और इसका लिखिए डैश करके, जो ये जो कथन है ये किसका है, धातुसेन, धातुसेन के भी ब्रैकेट में आप श्रीलंका का लिख सकते हैं। तो आपको ये संकेत एक मैं दे दूंगा, जैसे प्रत्येक उसमें, जैसे चंद्रगुप्त में कार्नेलिया एक कैरेक्टर आती है, विदेशी कैरेक्टर, यूनानी कैरेक्टर, वो भारतीय खूब तारीफ करती है, खूब गीत गाती है। ठीक है, हाँ, और ऐसे ही ये जो कैरेक्टर है, तो अगर कोई भारत के बारे में बहुत अतिशय तारीफ हो, ठीक है, तारीफ का आपको कथन मिले, और कोई विदेशी कैरेक्टर उसमें पूछा गया हो, जैसे अगर आपको यहाँ पता चल गया कि स्कंदगुप्त में जो कैरेक्टर है विदेशी कैरेक्टर, उसका नाम क्या है, धातुसेन है, तो बहुत तारीफ के बारे में किया गया हो, बहुत तारीफ किया हुआ हो,
और स्कंदगुप्त ये 3-4 ऑप्शन हो और धातुसेन भी ऑप्शन हो, तो आप धातुसेन पर टिक करके आ जाना, बहुत संभावना है कि वो सही हो जाए। ठीक है, कम से कम रीजनिंग के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से किया जाता है। प्रत्येक नाटक का पूरा नाटक रटा थोड़ी जाता है कि कौन सा कथन किसका, ऐसा करेंगे तो मतलब इसी पे हमको कम से कम 2 साल चाहिए एक नाटक को याद करने में, तो उतना नहीं किया जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे ही निकाला जाता है, ट्रिक बना करके, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ करके। तो विदेशी पात्र इसकी वो करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और इसके बारे में और क्या लिखा जा सकता है, हाँ, कई बार इनके अंत को लेकर के पूछा जाता है कि इसकी एंडिंग कैसी है। इसकी जो एंडिंग होती है, प्रसाद के नाटकों की एंडिंग के बारे में पूछा जाता है कई बार कि इसकी एंडिंग हुई क्या है दरअसल, इसके बारे में लिखिए। ये संवाद तो हो ही चुके हैं। एक तो गीत इसमें पूछे जाते हैं वैसे, स्कंदगुप्त के गीत, अब वो लिख के मैं लाया नहीं हूँ, देखना ही पड़ेगा वो कहीं से। एक तो देवसेना के गीत हैं कुछ बड़े खतरनाक किस्म के गीत, स्त्रियों का गीत, देवसेना का गीत। तो 2 गीत आपको जरूर याद रखने हैं। एक देवसेना का एक गीत लिखिए, प्रमुख गीत या गीत की प्रमुख पंक्तियां, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। ये गीत गाया है देवसेना के, 2 गीत देवसेना के लिखे पहले, फिर एक मातृगुप्त का कर लेंगे, वो थोड़ा वो है। तो लिखिए पहला, भरा नैनों में मन में रूप, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, किसी छलिया का अमल अनूप। और इस गाने की सिचुएशन ऐसी है, ये गीत गाया है कैसे कि हुआ क्या है उसके अंदर, मतलब देवसेना का थोड़ा मैं बताता हूँ किस तरह का, मतलब एक तरह का जो कैरेक्टर होता है ना, एकदम सैंपल जो नमूना किस्म का कैरेक्टर होता है, बड़ा महान कैरेक्टर किस्म का जिसको कहते हैं। तो युद्ध हुआ है और मालवा पर आक्रमण हो ही चुका है, हूण पहुंच चुके हैं दरवाजे तक। ठीक है, हूण पहुंचे हैं दरवाजे तक और एकदम मतलब पहुंच ही चुके हैं दरवाजे तक। और क्या है, सारी स्त्रियां भयभीत हैं क्योंकि राजा लोग तो सब युद्ध में गए हुए हैं, और ये मतलब अंदर वाले जो महल के अंदर अंतःपुर में ये सारी स्त्रियां एक साथ हैं और भाभी घबरा रही हैं। वो कह रही कि घबराती क्यों हो भाभी, एक गीत सुनाती हूँ। और तब गीत सुनाया है क्या, भरा नैनों में मन में रूप। तो क्या है, रोमांटिक सॉन्ग सुनाया जा रहा है कब, जब ये स्थिति है कि हूँ एकदम दरवाजे पर पहुंच ही चुके हैं। और इसकी एंट्री भी बड़ी उस तरह की होती है, जैसे आपने बाहुबली फिल्म देखी, तो मुझे लगता है कि बाहुबली फिल्म को लिखने वाले उस सीन में जो लिखा हुआ होगा ना, वो सीन जो लिखा होगा उसने शायद स्कंदगुप्त नाटक पढ़ा जरूर होगा। उसमें जैसे ही वो सारी स्त्रियां वो होती हैं, उसी समय पे दरवाजा तोड़ करके जिस तरह से बाहुबली घुसता है, उसी तरह से स्कंदगुप्त की एंट्री भी यहाँ पर है। अब बाहुबली 2015-16 में आई, स्कंदगुप्त लिखा गया 1930-31 के आसपास, तो मानेंगे हम कि पहले यहीं आया था वो सीन। ठीक है, तो उसी उसी तरह का कुछ कुछ सीन बनता है। और जैसे ही देवसेना देखती है कि कौन है ये इतना बड़ा वीर पुरुष जिसने हमारे राज्य को बचाया है, तो एक तरह से क्रश हो जाता है देवसेना को, किसके ऊपर, स्कंदगुप्त के ऊपर, ऐसा भी मिलता है। तो एक तो ये है। दूसरा देवसेना का दूसरा लिखिए, जब ये है, आह वेदना मिली विदाई, ये गीत आपने जरूर सुना होगा, आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई। अगली पंक्ति से लिखिए, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, मधुकरियों की भीख लुटाई। ठीक है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई।
तो ये जो आह वेदना मिली विदाई गीत है, ये भी किसने गाया है? देवसेना ने गाया है। एक अंतिम गीत मातृगुप्त का गीत है, ये थोड़ा जब युद्ध होने वाला था तो मातृगुप्त का थोड़ा मोटिवेशनल गीत आता है। तो इससे भी आपको संकेत ये पकड़ना है कि अगर इसमें स्कंदगुप्त नाटक से थोड़ा सा गीत के सेंस में अगर कथन आए तो कथन कहा है किसने? किसने कहा गया? वो धातुसेन, ठीक है ना? धातुसेन मैंने मिटा दिया शायद, हाँ धातुसेन ने कहा था। अगर गीत आ जाए कैसा? थोड़ा वो करने वाला गीत आ जाए, देशभक्ति का गीत आ जाए या इस तरह का आ जाए, देश के प्रेम वाला, तो मातृगुप्त का एक बड़ा लंबा चौड़ा गीत था युद्ध से ठीक पहले, तो वहां से पंक्ति पूछी जाती है कई बार। तो मैं ढूंढ रहा हूं वो पंक्ति की, मिल जाएगी अभी। हाँ ये लिखिए, मातृगुप्त का गीत है। किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, प्रकृति का रहा पालना नहीं, पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, यही भी कर सकते हैं, हमारी जन्मभूमि थी यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, कहीं से हम आए थे नहीं, ठीक है। तो एक ये है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा एक दो पंक्तियां और सुना देता हूं तो आइडिया रहेगा आपको, ठीक है। ये लिख दिया आपने, कहीं से हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और जो अंतिम पंक्ति है, जिये तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो यानी जो गीत लिखा है वो किसका है? मातृगुप्त का है। मातृगुप्त यानी वही कालिदास जो है, उसने ये गीत लिखा है भारत के उसमें, और ये थोड़ा युद्ध से ठीक पहले का उद्बोधन एक तरह का गीत है, उद्बोधन यानी मोटिवेशनल, ठीक है। तो ये है स्कंदगुप्त नाटक। अच्छा आज निर्देश मिला है कि जल्दी क्लास खत्म करनी है थोड़ा, तो आज की क्लास यहीं पे करेंगे। कल हम चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटक को करेंगे। एक दो चीजें अगर मुझे तथ्यात्मक चीजें स्कंदगुप्त से मिलेंगी तो इसको भी कर लेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ही होने वाले हैं, जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।